हेलो व्यूअर्स, इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक और कंपनी का एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है ईआईडी पैरी। इसका फुल फॉर्म जो है वो है ईस्ट इंडिया डिस्टिलरीज पैरी इंडिया लिमिटेड। और इस कंपनी में मैंने रिसेंटली अभी शेयर्स खरीदे हैं और उसकी वजह जो थी वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इस कंपनी को पूरी तरह से एनालाइज किया था शेयर्स खरीदने से पहले, और मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखी थी। तो वही एनालिसिस मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। और अगेन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि जो भी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन है, अपना एनालिसिस है। मैं किसी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन यहाँ आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको कोई भी शेयर्स खरीदने हैं, बेचने हैं, तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। मैं किसी भी तरह का सर्टिफाइड एडवाइज़र नहीं हूँ, मेरा सेबी के साथ कोई भी टाई अप नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी भी कैपेसिटी में। तो यहाँ मेरी कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी। कोई भी मैं यहाँ जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वो किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जो एनालिसिस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसको जो है इन्फॉर्मेशन की तरह ही यूज़ कीजिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेना है तो पहले अपना एनालिसिस कर लीजिए और किसी भी एक एक्सपीरियंस सर्टिफाइड एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि इस कंपनी में मेरा इंटरेस्ट बना क्यों। तो उसको स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा-सा टाइम जस्ट क्विकली हम एक इसका बिज़नेस समझ लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी प्राइमरीली अगर आप देखें तो दिस इज़ इन द बिज़नेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर। चीनी बनाते हैं ये लोग। और चीनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जो डिमांड सप्लाई होती है ना वो काफ़ी स्टेबल होती है। सप्लाई को नहीं कहना चाहिए, डिमांड मुझे कहना चाहिए स्टेबल होती है, क्योंकि जो चीनी की कंजम्पशन है, ना ही आप एक दिन में जो है डबल चीनी खाना शुरू कर सकते हो, ना ही दुनिया में जो चीनी की कंजम्पशन है वो ख़त्म होने वाली है। तो अभी तक प्रेडोमिनेंटली शुगर इंडस्ट्री जो है, शुगर कंपनीज़ जो हैं वो वीक रही हैं, क्योंकि जो शुगर की सप्लाई रही है वो ज़्यादा रही है और डिमांड जो है वो कम होती है। तो उस वजह से अगर आप देखेंगे काफ़ी शुगर कंपनीज़ जो हैं वो लॉसेस में भी चलती हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन कोई पूछेगा कि इस कंपनी में मेरा इंटरेस्ट क्यों बन गया? तो वहाँ पे थोड़ा-सा मैं कंपनी का बैकग्राउंड देता हूँ, फिर मैं एक इसके बिज़नेस मॉडल को समझाऊँगा और 3 प्राइमरी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, जिस वजह से मेरे को ये एक फ़ीज़िबल इन्वेस्टमेंट लगी कि इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए फटाफट हम इनकी प्रेज़ेंटेशन को ही यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि पहली चीज़ क्या है ना, कि ये जो कंपनी है, ये एक्चुअली मुरुगप्पा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंडर आती है। और उस ग्रुप में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा ग्रुप है, 60,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं और काफ़ी बड़ा इनका मार्केट कैप है, 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ एक चीज़ कंक्लूड करूँगा कि जो इसकी मैनेजमेंट है, जो इनके प्रमोटर्स हैं, वो सिर्फ एक कंपनी नहीं चला रहे, वो मल्टीपल कंपनीज़ चला रहे हैं, जैसे कि चोलामंडलम फाइनेंस, कोरोमंडल इंटरनेशनल, बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं, उनके वो प्रमोटर्स हैं। तो एक्सपीरियंस जो होता है मैनेजमेंट का, जैसे हम कहते हैं कि टाटाज़ की मैनेजमेंट है तो कंपनी में कुछ बात होगी कि कल को उनको जो डिसीजन मेकिंग चाहिए या उनकी जो डिसीजंस हैं उसमें क्वालिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो सेम चीज़ आप यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कंपनी की मैनेजमेंट से, बिकॉज मैनेजमेंट इज फ्रॉम मुरुगप्पा ग्रुप। तो इनकी अगर आप चोलामंडलम फाइनेंस या कोरोमंडल इंटरनेशनल, बाकी किसी भी कंपनी से अगर आप उनका नाम आपने सुना है, तो सेम मैनेजमेंट इस कंपनी को भी चला रही है। तो ये अब जो इन्फॉर्मेशन है ये स्पेसिफिकली ईआईडी पैरी के बारे में है, जहाँ पे इनका मार्केट कैप जो है अराउंड 8900 करोड़ है। अब ये प्रेजेंटेशन के वक्त है, इस वक्त आई थिंक थोड़ा सा चेंज हो चुका है मार्केट कैप। इस वक्त मार्केट कैप 8300 करोड़ पे आ चुका है। तो वो वेरी करता रहता है जैसे जैसे प्राइस ऊपर नीचे होगी। और अब यहाँ पे इनका जो बिजनेस है, आप देख सकते हो कि पुरानी कंपनी है, 235 ईयर्स से बिजनेस में है। प्राइमरीली ये चीनी बना रहे थे। आज मेरा इंटरेस्ट इन इस सेक्टर में क्यों बैठ गया है, उसका प्राइमरी रीज़न है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक जो रीसेंट पॉलिसी है, बहुत रीसेंट भी नहीं है, उसमें उन्होंने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में जो है प्रमोशन स्टार्ट की है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डायरेक्टिव है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी डिटेल्स जो हैं आप जस्ट गूगल करोगे तो आपको सर्च इंजन पे किसी पे भी मिल जाएंगी। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम प्रोग्राम क्या है उसके बारे में आप सर्च कर सकते हो। तो इसमें है क्या कि आज हम जितनी अपना इंटरनल कंबस्शन इंजन्स, जो हमारी गाड़ियां हैं, जो हमारी मोटरसाइकिल्स हैं, स्कूटर्स हैं, उसमें जो भी हम पेट्रोल यूज़ करते हैं वो एक फॉसिल फ्यूल है। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो ये पोल्यूशन बहुत मचाता है,
और सेकेंडली हमारी जो डिपेंडेंसी है इस फ्यूल को खरीदने की, वो हमें बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे हमेशा प्रेशर रहता है। तो उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम जो है इसको प्रमोट करना शुरू किया है, जिसके अंडर जो पेट्रोल आज यूज किया जा रहा है उसमें 10% तक इथेनॉल मिक्स करी जा सकती है। तो ये ऐसा प्रोपोर्शन है कि अगर 10% आप इथेनॉल डाल देते हो पेट्रोल में, तो आपका जो सेम इंजन है जो आज गाड़ियों में, स्कूटर्स में यूज हो रहा है, उसको यूज किया जा सकता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता और वो एज अ फ्यूल काम करता है। और इथेनॉल की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये करी जा सकती है शुगर केन से, जो मोलासिस बनता है जिससे फाइनली चीनी बनती है, गन्ने से जो मोलासिस बनता है उससे फाइनली चीनी बनती है। अगर आप चीनी बनाने की जगह डिस्टिलरीज में इसको अलग प्रोसेस के थ्रू ट्रीट करें तो इससे हम इथेनॉल बना सकते हैं। यानी आज तक शुगर कंपनीज जो थी वो उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि शुगर कंपनीज में जो रॉ मटेरियल है उनका, उससे सिर्फ एक ही चीज बन सकती थी, वो थी चीनी। पर अब क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम को, तो उसके लिए वो काफी सारी सब्सिडीज, रिबेट्स और जो कंसेशंस हैं एक्साइज ड्यूटी में और बाकी टैक्सेस में दे रही है इस चीज को प्रमोट करने के लिए। यानी अब शुगर कंपनीज जो हैं वो दो प्रोडक्ट्स बना सकती हैं, एक चीनी जो वो आज तक बनाती रही हैं और दूसरा वो इथेनॉल बना सकती हैं। ये इथेनॉल जो है एज अ फ्यूल यूज किया जाएगा। तो अभी 10% तक जो पेट्रोल में मिक्सिंग है वो तो ऑलरेडी हमें पता है कि एग्जिस्टिंग इंजन्स में करी जा सकती है। इन फ्यूचर ये भी टेस्ट किया जा रहा है कि अगर 20% मिक्स कर दें तो क्या इंजन में कोई हार्म होता है, क्या उसको यूज किया जा सकता है। अगर वो 20% में भी ऐसा लगा कि इंजन को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम इंजन में 20% भी आप इथेनॉल डाल सकते हो, तो इथेनॉल की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट का यहाँ पे कोशिश क्या है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स पे क्रूड ऑयल की, वो कम हो जाए, और दूसरा जो हम कार्बन एमिशंस करते हैं, जो हम पोल्यूशन बनाते हैं इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके, प्योर पेट्रोल को बर्न करके, वो हमारा कम हो जाए। तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट बना, क्योंकि ये हैं पुरानी कंपनीज पर अब इनके पास ऑल ऑफ अ सडन एक नई प्रोडक्ट लाइन आ गई है जो अभी तक इनके पास नहीं थी। तो फटाफट से इनकी प्रेजेंटेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये इनके प्लांट्स और कैपेसिटीज हैं, और अब आप देख सकते हो यहाँ शुगर प्लांट है, ये पावर प्लांट है। तो पावर प्लांट जो होते हैं इनके, वो खुद भी पावर यूज करते हैं अगर कैप्टिव प्लांट होता है, और फिर ये गवर्नमेंट को या बाहर को सेल भी कर सकते हैं। और डिस्टिलरी जो होती है ना, ये डिस्टिलरीज हैं जहाँ पे वही रॉ मटेरियल शुगर केन को यूज करके इथेनॉल बनाया जाता है। तो शुगर प्लांट्स में शुगर बनेगी और डिस्टिलरीज में आपकी जो इथेनॉल फ्यूल है वो बनेगा। तो अब यहाँ पे फटाफट से मैं थोड़ा सा आगे स्किप करके आपको जो इथेनॉल वाला पोर्शन है वो बताना चाह रहा हूँ कि ये है इनका इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में गवर्नमेंट की जो है वो डायरेक्शंस आ चुकी हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी यही बात कर रहे हैं कि तमिलनाडु हैज अनवेल्ड इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी 2023। तो ये आप जनरल गूगल करना, आपको सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज और क्या उनका अप्रोच है मिल जाएगा। बहुत न्यूज़पेपर्स में इस पे आर्टिकल्स भी हैं, आपको आराम से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब हम वापस इस कंपनी के बिजनेस पे आते हैं, इसके फाइनेंशियल्स पे आते हैं। तो पहले मैं जो बेसिक समझाना चाह रहा था कि बिजनेस मॉडल जो था इनका आज तक सिर्फ चीनी बनाने का था, पर अब सारी शुगर कंपनीज पे अप्लाई होगा। बट स्पेसिफिकली ये कंपनी मैंने चूज करी है क्योंकि ये ऑलरेडी इथेनॉल भी बना रहे हैं, इनकी डिस्टिलरीज ऑलरेडी रेडी हैं। तो ये दो प्रोडक्ट्स में हो गए, अब शुगर में भी, इथेनॉल में भी। और अब आप खुद सोचो कि शुगर की डिमांड जो है वो तो कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मीठा खाना कोई ना डबल कर लेगा एक दिन में, ना कोई अपना मीठा खाना छोड़ देगा एक दिन में। तो शुगर की डिमांड तो सेम रहेगी मार्केट में। पर अब जो रॉ मटेरियल है शुगर का, वो ऑल ऑफ अ सडन दो चीजों में यूज होने लग जाएगा। यानी उससे चीनी तो बनेगी ही, साथ में जो इथेनॉल है वो भी बनना शुरू हो जाएगा। और इथेनॉल की डिमांड अब बढ़ने वाली है मार्केट में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे 10 से 20% पे जाना चाहती है। कि अभी तो उन्होंने 10% इथेनॉल मिक्स करने की पेट्रोल में बात की है, वो 20% तक जाना चाहते हैं, इसको और भी बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए वो जो ऑटोमोटिव हमारी पूरी इंडस्ट्री है उसके साथ भी बात कर रहे हैं कि क्या वो अपने इंजन को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि ज्यादा इथेनॉल मिक्स करी जा सके, और इंजन जो हैं उस हायर प्रोपोर्शन ऑफ इथेनॉल वाले फ्यूल को यूज करके आराम से चल सकें। तो गवर्नमेंट की डायरेक्शन अब हमें समझ आ रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हमें समझ आ रही है। इसका मतलब क्या है कि अब आपकी जो शुगर की सप्लाई है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाएगी। दो चीजें होंगी, पहला, चीनी की सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड तो उतनी ही रहने वाली है। जब सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी और डिमांड जो है उतनी ही रहने वाली है, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली शुगर की बढ़ेंगी। यानी इन कंपनीज के जो मार्जिन हैं, जो शुगर की सेल पे मार्जिन होते हैं, वो इंप्रूव हो जाएंगे।
तो इवन लॉस मेकिंग कंपनीज जो हैं वो अब प्रॉफिटेबल होने लग जाएंगी। ये कंपनी तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, तो ये कंपनी एक ऐसी शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिटेबल कंपनी के जब मार्जिन्स और बढ़ेंगे तो प्रॉफिट्स और ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। और सेकेंडली इथेनॉल की जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, तो वहां पे भी इनको प्रॉफिट मिलेगा। और एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग अगले कुछ सालों तक, ये एक दिन में तो होने नहीं वाला, अगले 5 से 10 साल तक गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी देगी कि अगर कोई भी शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इथेनॉल की प्रोडक्शन करती है तो उनको टैक्स कंसेशंस, उनको अलग अलग तरह के जो बेनिफिट्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, वो ऑफर किए जाएंगे। तो ये था एक मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस कि क्यों जो इन जनरल शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो अच्छा करने वाली है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अब हम यहाँ पे धीरे धीरे इस कंपनी की वैल्यूएशन को स्टडी करेंगे, जो मेरा प्राइमरी रीजन है जिस वजह से जो है ये मेरे लिए बहुत ही एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट मुझे लगा के है। और इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ ना, कुछ चीजें तो जनरल होती हैं कि पी देख लिया, प्राइस टू बुक देख लिया। यहाँ ऐसी चीजें हैं जो 99% लोग इग्नोर कर देंगे, उसको ध्यान में वो नहीं लेके आएंगे। वो पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी कितनी ज्यादा मेरी नजर में अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो को, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 के आसपास है। अब अगेन ये अगर किसी को कैलकुलेशन समझ में आती है तो आप प्लीज मेरे को भी गाइड करना। मैं यहाँ पे screener.in पे ये वैल्यू देख चुका हूँ, पीई की 8.9 यानी 9 के आसपास है, और साइट्स पे भी मैंने देखी है 9 ही दिखा रहे हैं। इवन जो कंपनी ने PwC ने इनकी जो रिपोर्ट्स बनाई है उसमें भी वो अर्निंग्स पर शेयर जो निकालते हैं यहाँ पे 2023 के लिए, वो 53 रुपीज के अराउंड मेरे ख्याल से है, 53.37। तो यही वैल्यू दी गई है। पर मेरे को कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इनके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं वो है 17.8 करोड़, यानी आपके पास 17.8 करोड़ टोटल शेयर हैं। और आपकी मार्केट कैप जो है टोटल, वो यहाँ पे 8,307 करोड़ की है। और अगर आप यहाँ पे इसको इवैल्यूएट करते हैं कि अर्निंग्स पर शेयर कितनी होगी, तो जो कैलकुलेशन मेरी समझ में आती है वो है कि जितना इनका टोटल 2023 की अर्निंग्स थी, यानी नेट प्रॉफिट था यहाँ पे, जो कि है 1828 करोड़, इसको मुझे डिवाइड कर देना चाहिए 17.8 करोड़ शेयर से। यानी आपने टोटल अर्निंग्स ले ली, जो तकरीबन मैं कह रहा हूँ 1800 करोड़ है। यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर ले लेते हैं, तो टोटल अर्निंग्स जो इनकी यहाँ पे है वो है 1828 करोड़। यानी कैलकुलेटर में हम ये फिगर डाल लेते हैं 1828 करोड़, और इसको अगर मैं 17.8 से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो अर्निंग्स पर शेयर इनकी 102.69 आती है। बट समहाउ सब जगह जो कैलकुलेशन दिखाई जा रही है वो है 53.37। अगर किसी को समझ में आता है कि 53.37 कैसे है तो आप मुझे बता सकते हो। पर अभी के लिए जो फिगर्स यहाँ पे लिखी हुई हैं उसको हम मान के चलेंगे कि सही है, क्योंकि अगर अर्निंग्स पर शेयर 53 की जगह 102 है, यानी ऑलमोस्ट डबल है, तो स्टॉक पी जो है वो हाफ रह जाएगा, यानी 4.5 रह जाएगा, तो और भी बेटर इन्वेस्टमेंट बन जाती है। पर इस वक्त में यहाँ मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। अगर आपकी समझ में आए तो आप प्लीज कमेंट्स में लिखना, ताकि मेरे को भी पता चले कि ये कैलकुलेशन कैसे किया गया है। सिंपल सा मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है कि जितना इनका नेट प्रॉफिट है टोटल, उसको अर्निंग्स माना है और उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया है, तो नॉर्मली वो ईपीएस होता है, यानी कि जो 53 रुपीज है ये मुझे मिलना चाहिए। पर हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे तो फिगर 102 रुपये आ रही है, यानी कि अर्निंग्स कहीं ज्यादा, अर्निंग्स पर शेयर मेरे हिसाब से कहीं ज्यादा है। पर कंपनी की जो रिपोर्टिंग है और जो सारी वेबसाइट्स पे भी लिखा गया है उसमें अर्निंग्स को कम दिखाया जा रहा है। तो हम अभी के लिए मान के चलते हैं कि स्टॉक का पीई जो है वो 9 के आसपास ही है। तो पहली चीज कि कोई भी स्टॉक अगर 10 से कम पीई पे ट्रेड कर रहा होता है उसको जनरली अंडर वैल्यूड माना जाता है। तो पीई के बेसिस पे ये स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड है। अब आते हैं इसकी बुक वैल्यू पे। तो बुक वैल्यू में पहले वीडियो से भी बता चुका हूँ, ये होता है कि आपकी जो रिजर्व्स हैं, जो आपकी नेट एसेट्स हैं, माइनस मतलब आपकी एसेट्स माइनस जो आपकी लाइबिलिटीज हैं, वो कितनी है यहाँ पे, तो वो है 343 रुपीज। यानी आप 468 रुपीज पे करोगे एक शेयर को खरीदने के लिए, उसमें आपको जो एसेट्स मिल रही हैं कंपनी की नेट ऑफ डेट, वो है 343 रुपीज की। तो यहां से आपको पता चलता है कि बुक वैल्यू भी बहुत अच्छी है। अब बुक वैल्यू और पी दोनों अगर इस तरह से होते हैं कि बुक वैल्यू हाई है और पी लो है, तो कंपनी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड हो जाती है। इसके साथ अगर आप डेट टू इक्विटी देखो, वो भी हायर नहीं है। अब ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में यूजुअली डेट टू इक्विटी हाई रहता है, पर यहाँ पे वो भी उतना हाई देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ 0.27 है। तो वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये कंपनी अंडर वैल्यूड इसलिए दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पे
आपका जो पीई है वो कम है, जो आपका बुक वैल्यू है वो काफ़ी हाई है और डेट टू इक्विटी जो है वो मैनेजेबल है, कंट्रोलेबल है। ऐसा नहीं है कि डेट टू इक्विटी 0.5 या 1 से ज़्यादा पहुंचा हुआ है, 0.27 है जो कि आराम से मैनेज किया जा सकता है। दूसरा, अब हम आगे बढ़ के देखते हैं कि इसकी जो रिजल्ट्स हैं उसमें कैसा सेल्स रहा है। अगर आप सेल्स देखो 12,000 करोड़, 11, 12,000 करोड़, 13,000, 15,000, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 35, तो जो सेल्स हैं यहाँ पे वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही हैं। किसी किसी साल में सेम रह जाती हैं ऑलमोस्ट, पर फिर वो मेकअप करके काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। इसी तरह से आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो रहा है और फाइनली जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अगर हम पिछले 5 साल में नेट प्रॉफिट देखें तो 400 करोड़ था, फिर 900 करोड़ के आसपास हुआ, फिर 1000 करोड़ हुआ, फिर 1500 करोड़ हुआ, अब 1800 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे अब आप इसको खुद एनालाइज करके देख लो कि कंपनी में बिजनेस मॉडल मैंने आपको समझा दिया ऐसा है जिसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अब अच्छे हैं, क्योंकि एथेनॉल प्रोडक्शन अब एक इनका प्रोडक्ट बन गया है। पहले इथेनॉल की कोई बात ही नहीं थी कि शुगर कंपनीज इथेनॉल क्यों बनाएंगी, कहाँ यूज करोगे। अब वो एक गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज प्रोडक्ट बन चुका है। दूसरा, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू, डेट टू इक्विटी, जो 3 मेन वैल्यूएशन के लिए हम रेशियोज देखते हैं वो फेवरेबल है। तीसरा, अगर इनके हम P&L स्टेटमेंट को देखते हैं तो हमें कंटिन्यूस ग्रोथ दिखाई दे रही है। लॉस तो बनाने का सवाल ही नहीं उठता, ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स को साल दर साल इंक्रीज कर रही है और काफी अच्छी पेस पे इंक्रीज कर रही है। तो यहां से आपको तीनों चीजों से पता चल जाएगा कि कंपनी का बिजनेस, उसकी वैल्यूएशन और उसकी ग्रोथ, ये तीनों प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ हम डिस्कस करते हैं जो कि हमें कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं, वो है इसका प्राइस, कि प्राइस ने क्या किया है। जब इसकी जो ये सारी सेल्स थी इंक्रीज हो रही थी, जब इनके नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे थे, तो प्राइस ने यहाँ पे किस तरह का ट्रेंड बनाया है, क्या किया है। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं एक शॉर्ट टाइम फ्रेम लेके समझाने की कोशिश करूंगा कि 2021 में नेट प्रॉफिट था 1000 करोड़ का और 2023 में आपका नेट प्रॉफिट है 1828 करोड़ का, यानी नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया, 80% से इंक्रीज हो गया है। अब इसके चार्ट को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये है आपका 2021, यानी 21 में रफली इस स्टॉक का जो प्राइस था, यानी अगर इसको सेम लेवल को मैं यहाँ देखूं तो ये हम देख सकते हैं कि अराउंड अप्रैल 21 में भी इसी प्राइस लेवल को इस स्टॉक ने टच किया था। यानी 2021 में भी यही प्राइस लेवल पहले भी टच हुआ है जिस प्राइस पे ये इस वक्त कंपनी ट्रेड कर रही है। पर 2021 में आपका नेट प्रॉफिट था सिर्फ 1000 करोड़ का, और 2021 में जो प्राइस होती है वो 2021 के रिजल्ट्स तो तब तक आए नहीं होते ना, वो 2020 के रिजल्ट्स की बेसिस पे होती है। तो 2020 में जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट्स थे वो थे 889 करोड़ के, यानी 900 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट था, जो अब डबल से भी ज्यादा हो चुका है। और शेयर प्राइस जो है वो उसी जगह पे है जहां पे वो उस वक्त थी जब प्रॉफिट्स इससे आधे थे। तो इससे आपको पता चलता है कि स्टॉक में एक मैसिव करेक्शन हो चुका है, स्टॉक कंटिन्यूअसली ग्रो भी कर रहा है और प्राइस जो है वो इसकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, जो इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये एक और रीजन बन जाता है कि प्राइस में एक काफी सारा डिप है। अगर अब आप यहाँ से देखोगे तो ये ऑलमोस्ट इसने 670 रुपीज का हाई यहाँ पे बनाया था और इस वक्त जो है ये ट्रेड कर रहा है 467 रुपीज पे। अगर हम यहाँ से इसके हाई से लो तक अब जो करंट प्राइस है वहां पे देखना चाहें कि कितना रिडक्शन है, तो वो भी हम देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने हाई से जो इसने पहले बनाया था ये स्टॉक 31% नीचे आ चुका है। यानी हर तरह से अगर हम इस स्टॉक को एनालाइज करते हैं, बिजनेस मॉडल अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छा है, रिजल्ट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं, पर प्राइस जो है वो हाई से 30% नीचे आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ों को अगर कंसिडर किया जाता है, यहाँ से आप समझ सकते हो कि टेक्निकली भी वैल्यूएशन स्टॉक की चीप होती जा रही है। पर अब तक जिसने वीडियो में वेट किया है उसको मैं एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो 99% लोग मिस करते हैं, और वो देख के आपको समझ में आएगा कि सच में ये स्टॉक इतना ज़्यादा अंडर वैल्यूड क्यों है। तो अब हम एक बार हमने सारी चीज़ें देख ली, हमने बैलेंस शीट को देख लिया, हमने P&L को देख लिया, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन को देख लिया, हमने बिजनेस को देख लिया, सारा कुछ देख लिया। अब एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर हम यहाँ पे एक और कंपनी को ओपन करते हैं और वो कंपनी होने वाली है कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो ये कंपनी अगर अब आप यहाँ पे देखते हैं, ये एग्री बिजनेस में यहाँ पे जो है डील करती है, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें ये बनाते हैं जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होती हैं।
इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है 28,300 करोड़। तो हम 28,000 करोड़ लेके चलते हैं कि तकरीबन 28,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और एक बार हम नीचे चल के देखते हैं कि इनके प्रमोटर्स कौन है, यानी इस कंपनी के ओनर्स जो हैं वो कौन है। तो जब आप प्रमोटर्स की लिस्ट खोलोगे, यहाँ आपको साफ दिखाई देगा कि EID पैरी, जिस कंपनी को हम अभी एनालाइज कर रहे हैं, वो 56% इस कंपनी को ओन करते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यूएशन को निकालने की कोशिश करूं तो 28,000 करोड़ का 56% अगर मैं निकालता हूं तो ये निकल के आता है 15,680 करोड़। यानी ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ रुपए के शेयर्स जो हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल के, उनकी ओनरशिप इस वक्त EID पैरी के पास है। अब आप यहां से खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जो कंपनी का खुद का मार्केट कैप 8,300 करोड़ है, वो कंपनी 16,000 करोड़ के तो सिर्फ शेयर ओन करती है एक और कंपनी में। अब अगर इसको मैं एक और वर्ड्स में आपको सिखाना चाहूँ कि सपोज करो आप एक कंपनी को बाय कर रहे हो, तो यहाँ पे जब हम शेयर्स भी खरीदते हैं हम कंपनी के एक छोटे से ओनर बन जाते हैं, राइट। मान के चलिए कि आप इस कंपनी को परचेज कर रहे हो, तो आपसे कितनी पेमेंट मांगी जाएगी? 8,300 करोड़, जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज। सारे शेयर्स हम 8,300 करोड़ में खरीद सकते हैं। पर जब ये आप कंपनी खरीदोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास 16,000 करोड़ के ऑलमोस्ट शेयर्स आ जाएंगे कोरोमंडल इंटरनेशनल के। तो यहां से आप खुद अंदाजा लगा लो कि इसकी वैल्यूएशन कितनी कम है। आपको इतनी सारी बुक वैल्यू मिल रही है, आपको 16,000 करोड़ के शेयर्स जो हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल के, उनकी ओनरशिप भी इस कंपनी के पास है, तो वो मिल रहे हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी ज्यादा लो है। तो आई होप ये एनालिसिस से आपको क्लियर हो गया होगा कि सारे एस्पेक्ट्स में अगर आप इसको देखो, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है? यस। क्या कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, सेल्स इंक्रीज हो रही हैं और फ्यूचर ग्रोथ दिखाई दे रही है? यस। क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट या ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई इंसेंटिव, ऐसा कोई फैक्टर ऐड हो गया है जिससे कि इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हो गए? यस। वो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का है वो बन चुका है। क्या इनकी जो वैल्यूएशन करंट है वो बहुत ही चीप है कि इनके पास कोई एक ऐसी एसेट है जिसको बिल्कुल अंडर वैल्यू किया जा रहा है? वो भी आंसर इज यस। तो हर तरीके से मेरी नज़र में अगर देखा जाए, अगेन मेरी तरफ से कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होती, लोगों को अपना एनालिसिस खुद करना चाहिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एक ऐसी कंपनी जो ये सारी क्वालिटीज रखती है और उसके अलावा 16,000 करोड़ के जो ओनरशिप है एक और कंपनी के शेयर्स की, वो उसको भी अपने पास रखती है, तो आप खुद यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इसकी वैल्यूएशन कितनी पुअर है। और एक चीज और बता देता हूँ, कोरोमंडल इंटरनेशनल में इनकी जो 16,000 करोड़ की ओनरशिप है, उसका मतलब ये इस कंपनी के पास कोई भी डेट या लोन नहीं है। कई बार क्या होता है ना, 20,000 करोड़ की ओनरशिप होती है आपके पास किसी कंपनी की, पर उस पर 20,000 करोड़ का लोन भी होता है। तो नेट ओनरशिप आपकी कोई मायने ही नहीं रखती, क्योंकि कल को अगर सारा कर्जा चुकाना पड़ जाए तो आपके हाथ पल्ले कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ पे ये कंपनी ऐसा नहीं है। कोरोमंडल इंटरनेशनल जो है ये सालों से एग्जिस्ट कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है, ये कंपनी भी अच्छी वैल्यूएशन, डिसेंट वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है, और उसके अलावा इस कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है। यानी अगर EID पैरी की हम बात करें तो इनके पास जो एसेट्स हैं वो रिमार्केबल हैं, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो रिमार्केबल है, जो इस वक्त इनके सेक्टर में जिसमें ये काम कर रही हैं उनके लिए जो बिजनेस कंडीशंस, जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो ऑसम है। तो ये रीज़न था, ये फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये कंपनी जो थी मेरे रडार में आई। और मेन इसका रीज़न रडार में आने का ये भी था कि मैं किसी कंपनी को हाइस के पास जो है परचेज नहीं करना चाहता होता हूँ। तो इसकी प्राइस में जो थी लगातार हमें गिरावट दिख रही थी। अगर हम 5 ईयर्स का यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं तो प्राइस पहले ऊपर जा रही थी इसकी, और फिर अब 642 से 467 पे, 68 के अराउंड ये प्राइस आ गई है। तो मुझे यहाँ पे लगा कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और अब हो सकता है प्राइस यहाँ से और गिरे। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये अब यहाँ पे प्राइस देखिए कंटिन्यूसली काफ़ी देर से गिर रही है, तो ये हो सकता है और नीचे गिरे। अगर ये 300-350 के पास भी पहुंच जाती है दोबारा से, तो जितना मैंने अभी इन्वेस्ट किया मैं उतना ही अमाउंट और इन्वेस्ट कर दूंगा, यानी मेरी एवरेजिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और एवरेजिंग का रीज़न यही रहेगा क्योंकि मैंने कंपनी को अपनी तरफ से अच्छे से एनालाइज कर लिया है, फंडामेंटल्स मुझे कंपनी के पसंद है। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब चाहे ये 450 पे बॉटम बनाए, चाहे 400 पे बॉटम बनाए, चाहे 350 पे बॉटम बनाए, मेरे को ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लग रहा है। तो अगेन ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी, आपके लिए कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपना एनालिसिस खुद कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अगेन
आपको प्रीवियस वीडियोस की तरह पसंद आया होगा। आपको एनालिसिस में वो पॉइंट्स मिले होंगे जो बहुत कम लोग इतना डीप जाके पहले तो एनालाइज करते हैं और फिर वो किसी के साथ शेयर करते हैं। तो मेरी काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और इसको आपके जो भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी आपके ग्रुप्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी उतना उनका भला होगा। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो किसी को हेल्प कर सकती है, और रिटर्न में मुझे जो फीडबैक मिलता है, कमेंट्स मिलता है, कोई 2 वर्ड्स अच्छे लिख देता है, वही मेरे लिए ओवरऑल कॉम्पेंसेशन होता है। तो आपको जो भी, अगर इसमें कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो कमेंट्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू आंसर दोज़ क्वेरीज़, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके वक़्त के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।